दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि देखिए आज हम लोगों ने 1000 सवाल कवर करने का ठान लिया है, क्योंकि 1000 सवाल की श्रृंखला आज आपकी पूरी हो रही है। 991 से लेकर के 1020 सवालों तक दोस्तों आज चर्चा हमारा हो चुकेगा। तो दोस्तों मैं कई दिनों से आपसे कह रहा था कि देखिए आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी पता नहीं कहाँ खोए हैं और इस सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है। पूरी तरह से दोस्तों निःशुल्क सीरीज दी जा रही है आपको यूट्यूब पर। आप आ जाइए और पढ़ना शुरू करिए। आज हमारा 34वां दिन है और आज के लिए जो हमारी खास क्लास है वो एक स्पेशल क्लास है। मध्य एवं दक्षिण भारत के राजवंशों की कहानी आज हम शुरू करें। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया संगम काल के बारे में। संगम काल के अंतर्गत दोस्तों चोल राजवंश से चेर राजवंश और पांड्य राजवंशों की बात आती है। हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया और आज हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये राष्ट्रकूट आज पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग अगली कहानी शुरू करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य में दोस्तों वेंगी के चालुक्य हो गए, वातापी के चालुक्य हो गए, कल्याणी के चालुक्य हो गए। सभी से संबंधित दोस्तों सवालों को हम लोग हल किया जाएगा। फिलहाल चलिए आज की क्लास करते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, कई सारे प्रश्न आपको यहां पर दिए गए हैं। मैं कहता हूं कि आप आइए इस सीरीज को ज्वाइन करिए, बाकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी आया है। दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है ट्रेलर है, ये जो सीरीज चल रही है एक ट्रेलर है और पूरी पिक्चर कहां पर, पिक्चर आपको फाउंडेशन बैच में दिखाएंगे। आप आइए दोस्तों, जबरदस्त बैच है। इसकी इंक्वायरी चाहिए तो ये नंबर हमारा है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कई विषय के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच आ रहे हैं, बस मौका दीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट देखिएगा, बाद में बातचीत करिएगा। ठीक है, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा ट्रेलर है तो ट्रेलर, अच्छा ट्रेलर रिलीज किया जाता है दोस्तों। पहला सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं आज 34वां दिन है। बाकी के 33 दिन क्या किया ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ईमानदारी से बताइए क्या 33 वीडियो आपने देख चुका है? कितने ऐसे बच्चे जो 33 वीडियो देख चुके हैं, लगातार वीडियो देखते हैं? देखिए जुड़े रहिए साथ में। कब 1000 सवाल खत्म हो गए, कब 5000 सवाल खत्म होगा पता नहीं चलेगा। 1000 देखिए समाप्त हो चुका है, 5000 भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज है कि ये सीक्वेंस में मैं क्लास दे रहा हूं, एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं दोस्तों। कहीं कोई टॉपिक मिस नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं छूटने वाला है, पूरी चीजें दे रहा हूं। 991 से लेकर 1020 तक के सवालों को पढ़ने चल रहे हैं और राष्ट्रकूट राजवंश की बात करने चल रहे हैं। पहला सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जी हां दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा इसके संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। भैया गद्दी पे कब बैठा था? ये गद्दी पे कब बैठा था? अगर सवाल ये बन जाए तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा 752 ईस्वी। जी हां दोस्तों, 752 ईस्वी में दोस्तों ये गद्दी पर बैठा था। दंती दुर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले भारत में अरब आक्रमण शुरू हो चुका है, यानी मध्यकालीन इतिहास की जो पृष्ठभूमि वो तैयार हो रही है। 752 की यहां बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी की बात करें, अरब आक्रमण की बात करें तो याद रखेगा प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 712 ईस्वी में हुआ था। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का। किसका नाम सुना होगा? मोहम्मद बिन कासिम। जी हां दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था 712 में और यहां राष्ट्रकूट वंश के साथ साथ गद्दी पर कब बैठ रहे हैं? याद रखिएगा 752 में। क्या इसके पहले राष्ट्रकूट वंश नहीं थे? नहीं, यहीं से कहानी शुरू होती है। अच्छा, दूसरा सवाल दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी किसे बना रखा था? राजधानी तो याद रखिएगा राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। क्या थी दोस्तों? मान्यखेत इनकी राजधानी थी। इसे आप याद रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी? मान्यखेत। दक्षिण भारतीय राजवंश, इसे याद रखिएगा। एक और इसका नाम मिलता है मणिकर। क्या मिलता है दोस्तों? मणिकर भी नाम मिलता है कहीं कहीं पर, तो मणिकर या मान्यखेत ये एक ही नाम है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहा, राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन बना? दंती दुर्ग के बाद दोस्तों राजा कौन बना था? तो याद रखिएगा इनका नाम था कृष्ण प्रथम। ठीक है, इनका नाम क्या था दोस्तों? कृष्ण प्रथम नाम था। ठीक है, कृष्ण प्रथम याद रखिएगा इनका नाम था। और दोस्तों बहुत सारा काम इन्होंने किया। कृष्ण प्रथम के समय में राष्ट्रकूट वंश का जबरदस्त विस्तार हुआ। अगर हम बात करें कृष्ण प्रथम ने अपने जीवन में क्या किया तो याद रखिएगा वेंगी के चालुक्यों का नाम सुना होगा। उसमें प्रमुख राजा था विष्णुवर्धन। जी हां दोस्तों, वेंगी के राजा विष्णुवर्धन। क्या नाम था दोस्तों? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन को क्या किया दोस्तों? विष्णुवर्धन को हराया और हराने के बाद क्या हो गया दोस्तों? याद रखेगा, अब जाहिर सी बात है ये वेंगी के चालुक्य थे, तो वेंगी के जो देखिए जब हम चालुक्य राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। एक वेंगी का चालुक्य है, एक कल्याणी का चालुक्य है, एक वातापी का चालुक्य है, जिसे हम बादामी का चालुक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चालुक्य राजवंश की जब हम चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे इसके
बारे में। अभी फिलहाल याद रखेगा कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किसे हराया? विष्णुवर्धन को हराया, जो कि वेंगी के चालुक्य राजा था विष्णुवर्धन, इसको हराया। और किसको हराया? याद रखेगा एक और राजा था मैसूर का गंगा राजन, मैसूर का गंगा राजन। ध्यान दोस्तों, गंगा, मैसूर का शासक गंगा राजन। जी हाँ दोस्तों, गंगा राजन। गंगा राजन को भी किसने हराया? तो याद रखिएगा गंगा राजन को भी किसने हराया? किसने हराया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने हराया। तो याद रखिएगा, अब जाहिर सी बात है इतने लोगों को हराने के बाद भौकाल तो मेंटेन हो गया होगा कृष्ण प्रथम का। ठीक है, और ये सवाल पूछता है परीक्षा में, मैं अनायास का नहीं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। मैं जो भी सवाल बता रहा हूं एकदम टेस्ट करके देखो। होता क्या है ना, राष्ट्रकूट वंश को मुझे 30 सवालों में समाप्त करना है। मतलब राष्ट्रकूट वंश के आगे पीछे सारी चीजों को निचोड़ करके आपको दे देना है, क्योंकि ट्रेलर है ना, तो ट्रेलर में होता है क्या, जितना बढ़िया ट्रेलर उतनी अच्छी पिक्चर, है कि नहीं? तो ये ट्रेलर जब मैं दे रहा हूं आपको, तो दम होना चाहिए ट्रेलर में। ऐसा देखिए, मेरे अंदर ऐसी भी आदत नहीं कि नहीं यार फाउंडेशन के चक्कर में मैं बच्चों के साथ बेईमानी कर लूं। कोई भी बच्चा मुझे ईमानदारी से बता दे कि मैंने पीछे आपको संगम काल पढ़ाया, चोल, चेर और पांड के बारे में पढ़ाया, कहीं किसी किताब से कम मैटर मैंने आपको दिया हो तो बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। या 33 पार्ट तक अगर मैंने कहीं कुछ कमी किया हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। देखिए, ट्रेलर के नाम पर मैं किसी का विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहता। फाउंडेशन बैच अपनी जगह है, बट आप मेरे साथ हो काफी, इतना। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखते हैं दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा। देखिए, जब गुफाओं की बात आती है ना, तो कई सारी गुफाओं की बात आती है। कभी हम जो है, कभी दोस्तों जैसे गुप्त शासकों ने दोस्तों अजंता की गुफाओं को बनाया, ठीक है, उसी तरह से राष्ट्रकूटों ने दोस्तों एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। एक चीज और, एलिफेंटा की गुफाएं भी सुनने को मिलती हैं, बाघ की गुफाएं सुनने को मिलती, कन्हेरी की गुफा सुनने को मिलता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए दोस्तों। कभी भी पूछे कि किसके बारे में, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने किया, तो जवाब क्या बताएंगे? बताएगा दोस्तों, गुप्त शासकों के द्वारा किया गया। अजंता की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गुप्त शासकों। जहां अजंता है ना, उसी के ठीक बगल में एलोरा है, और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो याद रखेगा, अधिकतम गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के समय में बनाई गई, दंती दुर्ग के समय में दोस्तों याद रखेगा बनाई गई। अगर सवाल पूछे कभी एलोरा के बारे में, क्या पूछे? एलोरा के बारे में, तो बताएगा राष्ट्रकूट ने क्या किया था दोस्तों? इसका निर्माण कराया था। यह दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पूछ रहा है, लिख रहा है एलिफेंटा गुफा का नामकरण, बनाने का नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है कि एलिफेंटा गुफा जो है उसका नामकरण दोस्तों किसने किया? तो वो भी राष्ट्रकूट के समय में हुआ। किसके समय में हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा, राष्ट्रकूटों के समय में ही दोस्तों उसका नामकरण किया गया। राष्ट्रकूटों के समय में ही नामकरण किया गया। ये एलिफेंटा की गुफाएं है कहां? तो याद रखेगा, घरापुरी में है। कहां पर दोस्तों? घरापुरी। ये घरापुरी कहां पड़ता है दोस्तों? ये घरापुरी मुंबई में है। मुंबई तो स्वयं एक द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर मुंबई है? हम पढ़ते हैं सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, तो मुंबई से दोस्तों जब कभी आप ताज होटल, जहां गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों, जब वहां से कभी जाएंगे आप कहां के लिए? एलिफेंटा की गुफाओं के लिए, तो याद रखेगा एलिफेंटा की गुफाएं एक अलग द्वीप पर बसी हुई हैं। उस द्वीप का नाम है घरापुरी द्वीप या धारापुरी द्वीप। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये मुंबई में है और इसका नामकरण किसने किया? राष्ट्रकूट ने नामकरण किया है। कब इन गुफाओं का निर्माण हुआ था? तो 5वीं-6वीं शताब्दी में। कब हुआ था दोस्तों? 5वीं-6वीं शताब्दी में दोस्तों इनका निर्माण हुआ था। जबकि दोस्तों यहां गद्दी वाली बात करें तो दंती दुर्ग गद्दी पे कब बैठा है? याद रखेगा, ये तो 8वीं सदी में बैठा है। 8वीं शताब्दी में क्या किया है? गद्दी पर बैठा है। जबकि इसका निर्माण इसके ठीक पहले हो गया था, इसीलिए कहा जा रहा है निर्माण की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, तो नामकरण की चर्चा कर रहे हैं कि एलिफेंटा की गुफाओं का नामकरण किसके समय में हुआ है, कब उसको एलिफेंटा का नाम दिया गया, क्यों एलिफेंटा कहा गया? क्यों एलिफेंटा कहा गया? क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियां, इसीलिए एलिफेंटा कहा गया। तो राष्ट्रकूटों के समय दोस्तों इसका नामकरण हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस राजवंश ने जैन धर्म को कभी संरक्षण नहीं दिया? देखिए, ये ठीक वैसा ही सवाल है जैसा हम सिंधु घाटी सभ्यता में एक सवाल देता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिला? तो हम कहते हैं घोड़े का प्रमाण नहीं मिला। हम ये पढ़ते हैं घोड़े का प्रमाण नहीं मिला। फिर एक दूसरा सवाल हमसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहां से मिला है? हम कहते हैं खुश होकर कि घोड़े के अस्थियों का प्रमाण सुरकोटदा से मिला है। घोड़े के दांत के प्रमाण जो है राणा घुंडई से मिले हैं। घोड़े के कुछ अवशेष या कुछ प्रमाण हमें लोथल से भी मिले हैं। ठीक है, अरे यार गजब बात कर दिया। मतलब एक तरफ कह रहा है घोड़े का प्रमाण नहीं मिला, दूसरी तरफ कह रहा है घोड़े का प्रमाण मिल गया। ऐसा क्यों दोस्तों? खोज के आधार पर। पहले नहीं मिला था, बाद में खोज हुआ, पता चला राणा घुंडई जगह है, घोड़े के दांत मिल गया, घोड़ा थे उस समय में, तब लोग मान गए कि हाँ घोड़े थे। ठीक है, तो याद रखेगा समय समय पे प्रश्न बदलते रहते हैं। वैसे दोस्तों हम इनके बारे में कहते हैं तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि
ये जैन धर्म का संरक्षण इन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है, क्या लिखा है सवाल पढ़िए, किस धर्म में जैन धर्म का कभी संरक्षण नहीं दिया। मुद्दा क्या आता है, संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है, लोग यहां पर गलत समझ लेते हैं। देखिए, संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे मैं बीजेपी की बात कर लूं तो बीजेपी ईमान सही मतलब आप जानते भी होंगे, बीजेपी थोड़ा सा हिंदुत्ववादी सरकार है। ठीक है, हिंदुत्व को लेकर थोड़ा सा वो खड़ी रहती है, तो हम एक प्रकार से मान सकते हैं कि नहीं, हिंदुत्व का संरक्षण करती है बीजेपी, ये मान सकते हैं कि नहीं। बस ऐसा ही दोस्तों अलग अलग राजकाल में हुआ है। हर राजकाल में कहीं ऐसा नहीं कि बुद्ध कहीं चले गए थे, बुद्ध जैन और हिंदू जो भी थे दोस्तों वो थे, हिंदू में भी वैष्णव शैव सब मौजूद थे, लेकिन अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग लोगों को संरक्षण दिया गया। उनके राज्य में जिनको संरक्षण दिया जाता है उनका विस्तार होता है। तो इनके ये राष्ट्रकूट वंश में हम कभी जैन धर्म के संरक्षण नहीं देखते। लेकिन वहीं अगर मैं बता दूं दोस्तों कि जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य, ठीक है, जिन सूरी, जैन धर्म के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं, एक आचार्य हैं जिनका नाम है दोस्तों जिन सूरी। क्या नाम है, जिन सूरी, याद रखेगा। ये जिनसूरी दोस्तों इसी राष्ट्रकूट वंश में थे, ये गुरु थे जिनसूरी। पता किसके, आगे आप पढ़ेंगे एक राजा के बारे में, अमोघ वर्ष के बारे में। ठीक है, ये अमोघ वर्ष के गुरु थे। अब बताइए ये क्या थे, ये अमोघ वर्ष के गुरु थे और इन्होंने आदि पुराण की रचना किया। क्या किया दोस्तों, याद रखेगा, आदि पुराण की रचना किया। अब बताइए, आदि पुराण की रचना किया। तो मुद्दा आता है कि संरक्षण करने की बात तो हम मानते हैं। एक तरफ इतिहासकारों ने कहा कि भाई राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने कभी भी जैन धर्म का संरक्षण नहीं किया। ठीक है, हालांकि और दूसरी तरफ अमोघ वर्ष के बारे में फिर ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। कौन सा साम्राज्य, तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। औरों की अपेक्षा राष्ट्रकूट वंश बड़े लंबे समय तक चला। दोस्तों कैसे लंबे समय तक चला है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे, आप देखें 8वीं सदी से शुरू हुआ था, 753 ईस्वी से दोस्तों इसकी कहानी स्टार्ट हुई है और ये दोस्तों आगे चल के कम से कम 13वीं 14वीं शताब्दी तक दोस्तों चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी आगे पीरियड आएगा, आप देखिएगा अंतिम राजा के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कृष्ण तिथि के बारे में, तब आपको मिलेगा कि ये काफी लंबा पीरियड इसका रहा है, लगभग 14वीं शताब्दी तक दोस्तों ये चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अवशेष इसके मिलते रहते हैं। एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात करें तो ये इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि भाई इसका अंतिम राजा कौन था। तो याद रखेगा, अगर अच्छा जो हमने ये बताया राष्ट्रकूट, इसको भी याद रखेगा। शुरुआत कब से हुई थी, तो याद रखेगा 753 से दोस्तों शुरुआत हुआ था और अंत दोस्तों कब हुआ है, तो अंत इसका अंतिम राजा की तरफ होगा, तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब अंतिम राजा को लेकर के भी कई सारे इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। ठीक है, क्यों मतभेद है दोस्तों, पीछे आपने पढ़ा होगा कि वेंगी के चालुक्य थे विष्णु वर्मन। ठीक है, उनको हरा करके कृष्ण प्रथम राजा चुना गया। तो मैं पीछे की थोड़ी सी कहानी बता दूं, राष्ट्रकूट वंश ना किसके अवशेषों पर खड़ा था, तो राष्ट्रकूट वंश दोस्तों ये चालुक्यों को हरा करके इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और वहीं दोस्तों बाद में क्या किया कि आगे आप बढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे कि तैलप द्वितीय के बारे में। तैलप द्वितीय ने क्या किया दोस्तों, तैलप द्वितीय जो था कल्याणी के चालुक्य थे, उन्होंने राष्ट्रकूट वंश का पतन कर दिया और पूरे राष्ट्रकूट वंश को उसने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों यहां पे बात आता है कि जो तैलप था उसकी लड़ाई किससे हुई थी, उसका लड़ाई हुआ था कर्कदूती से। किससे हुआ था, कर्कदूती से। लेकिन लड़ाई होने के बावजूद भी पतन हो गया, पतन होना शुरू हो गया था। वो लड़ाई में राष्ट्रकूट हार भी गए थे। हारने के बाद कर्कदूती के बाद एक और राजा का प्रमाण मिल गया, एक नया अभिलेख मिला, उसमें पता चला दोस्तों कि इसका अंतिम राजा था वो क्या नाम था, इंद्र चतुर्थ। ठीक है, तो याद रखेगा अंतिम राजा का जो प्रमाण मिला, अंतिम राजा कौन था दोस्तों, तो याद रखेगा इंद्र चतुर्थ। जी हां दोस्तों, इंद्र चतुर्थ नाम का एक राजा मिला। और अगर उसकी बात करेंगे इन चतुर्थ की, तो फिर ये 14वीं 13वीं शताब्दी हटा दीजिए। ठीक है, तो 753 में दंती दुर्ग समय कहानी शुरू हुई थी और ये 982 ईस्वी में दोस्तों आकर के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा समय तो इनका नहीं रहा, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा समय तो दोस्तों किसका था, हम जब संगम काल की बात करते हैं। लेकिन इनका कंपेयर संगम काल से नहीं है, इनका कंपेयर किससे है, प्रतिहार शासकों से है, बंगाल के शासकों से है, बंगाल में जो पाल वंश चलता था उनसे है, गुर्जर प्रतिहार शासकों से है, वाकाटक शासकों से है, गंगवंशी शासकों से है। ठीक है, तो ये उन लोगों से संबंध उनका है। उस संबंध में कहा जाता है कि इनका
टाइम पीरियड बड़ा लंबा था, इसलिए कहा जाता है, और कोई रीजन नहीं है। तो मुद्दा समझिएगा, इनकी तुलना कभी चोल, चेर और पांडे से मत करिएगा। उन लोगों का इतिहास उठा के देखेंगे तो पता चलेगा महाभारत काल से लेकर के 1000 ईस्वी तक दोस्तों, जब महमूद गजनवी आया तब तक वो भारत में विद्यमान थे। तो वो इसलिए थे दोस्तों क्योंकि थोड़े समय थे, फिर थोड़ा पतन हो गया, फिर उजागर हो गया, फिर पतन हो गया, फिर समाप्त हो गए, फिर आ गए, इस तरह से चलता रहा, तब हमने देखा उस तरह का इतिहास। ठीक है, अब आपको समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। देखिए इतिहास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल विषय है, और जो हम सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल में मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए फाउंडेशन बैच जब होता है तो हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ते हैं, शुरुआत से चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें क्रम पता होता है कि कब कौन राजा बन रहा है, कौन जो है उसके पीछे है, सारी चीजें हमें पता होती है। इस केस में क्वेश्चन आंसर है तो सब चीजें तो नहीं, सीक्वेंस ही आपको नहीं पता, आप थोड़े जानते हैं। आपको पहला राजा हो गया कि आपने दंती दुर्ग पढ़ लिया, आपने कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ लिया, अब आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी तो आपके सामने अगला, अब इंद्र चतुर्थ की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, और इसके बीच में मैंने वो भी बता दिया, तैलप द्वितीय जो था, तैलप द्वितीय ने किसे हराया था? तो तैलप द्वितीय ने हराया था कर्क द्वितीय को हराया था। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया और चालुक्य वंश का फिर से उदय हो गया, लेकिन एक अलग शाखा के रूप में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा ले लिया? ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में तो दोस्तों जो इंद्र तृतीय था ना, वो घुस गया त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, चतुर्थ के सामने तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में चल गया। कन्नौज पर दोस्तों इसने सॉरी इसने नहीं लिया था दोस्तों, शुरुआती में जो शासक था ध्रुव, पहले उसने लिया था। देखिए अब ये भी एक बता दूं कहानी आपको, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है पहले इसको समझिए, नहीं तो आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रि माने तीन, पक्ष माने पक्ष, तीन पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही थी, उसमें से दो पक्ष उत्तर भारत के थे। दो पक्ष कहां के थे? उत्तर भारत के। कौन कौन लड़ रहा था? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक लड़ रहे थे और बंगाल के पाल वंश के शासक लड़ रहे थे, दो लोग लड़ रहे थे। अब इसमें कूद पड़ा एक दक्षिण भारत का राजवंश। कौन कूद पड़ा? ये कूद पड़े राष्ट्रकूट वंश के लोग। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के लोग टूट पड़े, और मैं बता दूं ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला है 200 साल तक। सुनिए पहले ध्यान से, अगर मैं त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहा हूं तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन लड़ाई कर रहा था, तो याद रखेगा इस त्रिपक्षीय संघर्ष में यहां अलग कर दे रहा हूं। ठीक है, अलग पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में एक पक्ष कौन था दोस्तों? याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे, गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों ने कहानी शुरू किया था, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी एक सवाल आपसे पूछता है कि किसने कहानी शुरू किया था, तो बताइएगा गुर्जर प्रतिहार ने। दूसरा दोस्तों बंगाल के पाल लड़ रहे थे, बंगाल के पाल वंश के शासक। ठीक है, वो भी लड़ाई पे लड़ रहे थे। और तीसरा इसी लड़ाई में कौन कूद पड़ा? याद रखेगा इसी लड़ाई में राष्ट्रकूट भी कूद पड़ा। एक सवाल और आता है, सबसे लंबी लड़ाई कौन चली है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों जो चला है ना, याद रखेगा ये 200 साल तक लड़ा गया है। कितने साल तक? 200 साल तक। अब एक बात बताओ, 200 साल तक एक राजा तो लड़ेगा नहीं, जैसे अभी मैंने पीछे कहा कि इंद्र तृतीय लड़ लिया, तो भैया 200 साल तक एक राजा तो लड़ेगा नहीं, कॉमन सी बात है ना। तो जाहिर सी बात है एक राजा लड़ेगा नहीं, यानी अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने लड़ा होगा। ठीक है, बात आता है शुरुआत किसने किया, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू करने वाला कौन है दोस्तों? याद रखेगा ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज, उसने कहानी शुरू किया था। सारा मतलब गेम उसी का था। अच्छा, जीता कौन? मैच खेलना शुरू किया तो जीता कौन? भाई गुर्जर प्रतिहार ने शुरू किया और गुर्जर ही जीत गए, गुर्जर ही जीत गए। अच्छा सर, चलो एक दो फैक्ट हमको याद हो गया। तीसरा फैक्ट है, राष्ट्रकूट वंश को जब मतलब नहीं था, वो तो दक्षिण भारत का राजवंश था, फिर उत्तर भारत में क्या करने चला गया? अरे उत्तर भारत में लड़ने गए थे ये लोग। ठीक है, किससे लड़ने गए थे? ये गुर्जरों से और बंगाल के पाल शासकों से लड़ने गए थे। ठीक है, अच्छा कौन गया था? कन्नौज चले गए। कन्नौज पर दोस्तों इन्होंने अधिकार कर लिया, कन्नौज को अधिकार का कर लिया, कन्नौज को जबरदस्त लूटा इन्होंने। ठीक है, और कौन सा शासक था? तो उसका नाम था ध्रुव। ठीक है, उस राष्ट्रकूट वंश के शासक का नाम क्या था? उस राष्ट्रकूट वंश के शासक का नाम था ध्रुव, जिसने कन्नौज को लूटा था। ठीक है, अच्छा लूटने के लिए तो सर इसने अगर त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया तो इन लोगों को मारा होगा, दोनों लोगों को ना, पटक पटक के। ठीक है, किसको किसको? तो याद रखेगा इस ध्रुव ने वत्सराज को मारा। वत्सराज कौन था? यह प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है, प्रतिहार शासक वत्सराज, इसी ने कहानी शुरू किया था। तो पहले तो वत्सराज को धोया। अब जाहिर सी बात है तीन टीम लड़ रही थी, तो एक टीम तो हट गई। अब फाइनल मैच आ गया। फाइनल में दोस्तों जो बंगाल का था, बंगाल नरेश था धर्मपाल। ठीक है, बंगाल शासक कौन था दोस्तों? धर्मपाल, इसको भी हराया, और तभी जाकर के फिर क्या किया? उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया।
ठीक है, इस तरह से लड़ाइयां जारी हुई। अभी तो शुरू हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें मैं ज्यादा समय क्यों दे रहा हूं? ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूं कि आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा गुर्जर प्रतिहार वंश या पाल वंश के बारे में तो थोड़ी भूमिका बनी रहे। ठीक है, भूमिका बना रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा पल्लव, पांड्य, गंग शासकों के संघ को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया? दोस्तों इसी तरह का एक सवाल हमने कल भी पढ़ा था ना। ठीक है, कल हम जब पढ़ रहे थे दोस्तों पांड्य वंश के बारे में, कल जब हम पढ़ रहे थे पांड्य वंश के बारे में तो हमने पढ़ा दोस्तों पांड्य वंश को हराने के लिए दोस्तों याद रखेगा कौन कौन खड़ा हो गया? चोल खड़ा हो गए, पल्लव खड़ा हो गए, चोल, पल्लव, मगध खड़ा हो गया, गंग वंश खड़ा हो गया। ये सब दोस्तों मिलकर के एक संघ बना लिए। ठीक है, और पांड्य पर हमला बोल दिए और तब भी हार गए। किससे हार गए? उसमें पांड्य राजा कौन था? तो हमने बताया श्रीमार श्री वल्लभ था। कौन था? श्रीमार श्री वल्लभ दोस्तों राजा था। कल ही पढ़ा था दोस्तों आपको। ठीक है, और उसी तरह की स्टोरी देखिए यहां भी है। लिख रहा है दोस्तों पल्लव, पांड्य, गंग शासकों के संघ के विरुद्ध दोस्तों कौन लड़ रहा था दोस्तों? तब यहां पर लड़ाई करने आया था गोविंद तृतीय। कौन आया था? गोविंद तृतीय। अब आप कहेंगे सर ये हमेशा नया नया आप राजा का नाम लेकर, तो 30 क्वेश्चन में राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करना है, ट्रेलर देना है, तो थोड़ा थोड़ा जितने हीरो थे राष्ट्रकूट वंश के सबके बारे में लाना पड़ेगा ना भाई। एक को लगा दिया स्थापना के लिए, एक को लड़ा दिया कि पहली बार दोस्तों उसने वेंगी के चालुक्य को हराया, विष्णुवर्धन को। ठीक है, और गंग नरेश के जो राजा थे दोस्तों गज वामन, उनको हराया। ठीक है, गजराजन उनको हराया और जो है काम शुरू किया, तो उनके बारे में बताया। फिर अगली लाइन दोस्तों मैंने किसके बारे में बताया? आपको ध्रुव के बारे में बता दिया कि ध्रुव के बारे में याद रखिए। अमोघ वर्ष की चर्चा किया, अमोघ वर्ष अभी आगे आएंगे। ठीक है, लिख रहा दोस्तों कि पल्लव और पांड्य गंग शासकों ने संघ बना लिया और राष्ट्रकूट वंश के राजा थे गोविंद तृतीय, इनके साथ लड़ लिया। ठीक है, गोविंद तृतीय कौन था दोस्तों? तो याद रखिए गोविंद तृतीय तो राजा था, इसका उत्तराधिकारी याद रख, इसी का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो अमोघ वर्ष, जो पीछे मैंने बताया अमोघ वर्ष याद रखेगा। किसका उत्तराधिकारी था? वो गोविंद तृतीय का ही उत्तराधिकारी था। टाइम पीरियड देखेंगे तो लगभग 815 से लेकर 880 ईस्वी के आसपास दोस्तों एक लंबा टाइम पीरियड रहा अमोघ वर्ष का, क्योंकि बड़ा शांति प्रिय राजा था। ठीक है, और कई सारी रचनाएं हुई हैं। ये जैन धर्म का दोस्तों संरक्षण तो नहीं किया, लेकिन जैन धर्म के जो गुरु थे उनको अपना गुरु माना था। लिख रहा दोस्तों किस राष्ट्रकूट शासक का शासनकाल सांस्कृतिक विकास के कारण, यहां दोस्तों सांस्कृतिक विकास के कारण क्या था? लोकप्रिय था। तो दोस्तों अमोघ वर्ष ही था। क्या था? वो अमोघ वर्ष ही था। ठीक है, अमोघ वर्ष था जिसका जो है शासन काल कैसा था दोस्तों? सांस्कृतिक विकास के कारण क्या था? लोकप्रिय था। और टाइम मैंने बता दिया। अच्छा, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तराधिकारी आएगा दोस्तों कृष्ण तृतीय आएगा। कौन आएगा? जिसके बारे में अभी हमने पीछे लिखा था कृष्ण तृतीय, कि वो भी किसी से कम नहीं था। लिख रहा अरब निवासी अल मसूदी। कई बार पूछता है दोस्तों अल मसूदी कहां का रहने वाला था? तो क्या बताएंगे? यह अरब यात्री था और यह राष्ट्रकूट शासन के शासन काल में भारत दोस्तों आया था। तो किसके समय में आया था? याद रखे दोस्तों, यह आया था इंद्र तृतीय के समय में। किसके समय में आया था? ये इंद्र तृतीय के समय में अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। कई बार ये सारा सवाल पूछा गया। ठीक है, अल मसूदी ने बड़ी तारीफ किया था कि भारत में जैसे राजा है ना, ऐसे राजा धरती पे नहीं है। उन्होंने कहा था ऐसे राजा आपको खाली चीन में मिलेंगे, सीरिया मिलेंगे, उनके समकक्ष भारत का राजा था। और इतनी तारीफ किसके लिए किया था? तो राष्ट्रकूटों के लिए किया था। किसने किया था? अल मसूदी ने किया था। आया कहां से था? अरब से चलकर आया था। इसे भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे लिख रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने तक्कोलम के युद्ध में, जहां दोस्तों तक्कोलम एक जगह है, वहां पर लड़ाई लड़ी गई थी, किस राष्ट्रकूट शासक ने तक्कोलम में चोलों के खिलाफ जीत हासिल किया, यानी चोलों को हराया था? ठीक है, तो याद रखेगा ये कृष्ण तृतीय था, बहुत मजबूत राजा। ठीक है, कृष्ण तृतीय याद रखेगा। इसने किसको हराया दोस्तों? चोलों को भी हरा दिया था। और दोस्तों मैंने आपको पीछे ही बताया कि चोल के पास अपनी नौसैनिक सेना सबसे ज्यादा मजबूत थी। चोल एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कम से कम हजारों द्वीपों पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद भी राष्ट्रकूटों के साथ आगे जो लड़ाइयां होती हैं वहां पर चोल हार जाते हैं। यह घटना कब की दोस्तों? तो लगभग 936 से लेकर के 968 ईस्वी के दौरान दोस्तों ये राजा रहता। बस अब कहानी समाप्त होने वाली। ठीक है, 1000 साल नहीं आएगा, उसके पहले कहानी समाप्त हो जाएगा। 10वां सदी चल रहा था, इसी में कहानी समाप्त हो जाएगा। लिख रहा राष्ट्रकूट वंश के पहले सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया?
जिसने हराया था दोस्तों, तो पहले राजा तो दंती दुर्ग थे भैया, ठीक है, दंती दुर्ग राजा थे, तभी भाई उन्होंने तो हरा करके अपने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी, ठीक है, वरना फिर कैसे। अच्छा, इसके बारे में पता कहां चलता दोस्तों, तो एक समनगढ़ का ताम्रपत्र मिला है, समनगढ़ का ताम्रपत्र। जी हां दोस्तों, समनगढ़ का जो ताम्रपत्र मिला है उसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है कि इन्होंने हराया था, ठीक है, और हराने के बाद याद रखेगा एक उपाधि धारण किया था, हराने के बाद, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, हराने के बाद दोस्तों याद रखेगा महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, ठीक है, परमेश्वर की उपाधि धारण किया और परम भट्टारक की उपाधि धारण किया, परम भट्टारक, भट्टारक, ये दोस्तों याद रखेगा कुल 3 उपाधियां धारण किया, 1, 2 और 3। किसने धारण किया दोस्तों, तो दंती दुर्ग ने धारण किया था, याद रखेंगे, ठीक है, दंती दुर्ग की 3 उपाधियां थी, इसको याद रखेंगे। परम भट्टारक भी कहा जाता था, राजाधिराज भी कहा जाता था, और क्या कहा जाता था, परमेश्वर, या कई किताबों में मुझे परमेश्वरा मिला, क्या मिला, परमेश्वरा, उसे भी याद रखेगा। लिख रहा 973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों को किसने तख्त से हटा दिया, तख्त नहीं तख्त होता है, ठीक है, तख्त से किसने हटा दिया, मतलब गद्दी से किसने हटा दिया, तो याद रखेगा ये पश्चिमी के चालुक्यों ने हटाया था। किसने हटाया था दोस्तों, पश्चिमी चालुक्यों के द्वारा, पश्चिमी चालुक्यों ने हटा दिया था। यहां का राजा कौन था, मैंने बताया था तैलप द्वितीय, ठीक है, क्या नाम था इसका, तैलप द्वितीय नाम था। अच्छा, एक चीज और बता दूं, तैलप द्वितीय ने आगे चल के कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली, कल्याणी के चालुक्य वंश की दोस्तों नींव डाली थी। कितने डाली थी, तो याद रखेगा तैलप द्वितीय ने ही डाला था, ठीक है, राष्ट्रकूटों को समाप्त करके तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की नींव डाली थी। और राष्ट्रकूटों ने किसे हराया था, तो राष्ट्रकूटों ने वेंगी के चालुक्यों को समाप्त किया था। कहां के चालुक्यों को, वेंगी के चालुक्यों को इन्होंने समाप्त किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में लोकप्रिय विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा था, ठीक है दोस्तों, सबसे लोकप्रिय विश्वविद्यालय कौन था, राजधानी तो मान्यखेत हमने पढ़ा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां लोकप्रिय विद्यालय में दोस्तों कंधेरी विश्वविद्यालय का नाम आता है, कंधेरी विश्वविद्यालय का नाम आता है। अच्छा, एक बात और याद रखें दोस्तों, आपने कई बार कंधेरी की गुफाओं के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, कंधेरी की गुफाओं के बारे में सुना होगा। ये थी कहां दोस्तों, तो याद रखेगा ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में स्थित है, और ये बौद्ध विहार के रूप में जानी जाती थी। किसके रूप में, याद रखेगा ये प्रसिद्ध बौद्ध विहार था, और ये दोस्तों एक लोकप्रिय विश्वविद्यालय के रूप में भी दोस्तों जाना जाता था राष्ट्रकूट काल में। कौन सा, तो कंधेरी विश्वविद्यालय, याद रखेगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। कितनी गुफाएं अच्छा कंधेरी विश्वविद्यालय के पास हैं दोस्तों, याद रखेगा 109 गुफाएं हैं। कितनी, 109 गुफाएं। लिख रहा अमोघ वर्ष में कन्नड़ भाषा, अच्छा एक चीज और तो मैं भूल ही गया बताने, राष्ट्रकूट दोस्तों किस भाषा, इनकी भाषा क्या थी, तो कन्नड़ भाषा थी इनकी, याद रखेगा, ठीक है, कन्नड़ भाषा। लिख रहा अमोघ वर्ष ने, मैं नहीं दोस्तों, अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में किसकी रचना किया है। देखिए अमोघ वर्ष को ऐसे ही सांस्कृतिक रूप से नहीं जाना जाता है, ठीक है, सांस्कृतिक विकास के लिए ऐसे नहीं जाना जाता है, सांस्कृतिक विकास के लिए इसको जाना जाता है ना, तो याद रखेगा ऐसे थोड़ा जाना जाता है, क्योंकि इसने कई सारी रचनाएं किया था। अच्छा, इसकी रचना का नाम क्या था, तो इसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कविराज मार्ग। क्या नाम है दोस्तों, कविराज मार्ग। इसकी 2 रचनाएं हैं, एक कविराज मार्ग है और एक और रचना है प्रश्नोत्तर मालिका। क्या नाम है दोस्तों, प्रश्नोत्तर मालिका। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नोत्तर मालिका या प्रश्नोत्तर माला, याद रखेगा ये इसकी एक रचना है, अमोघ वर्ष की रचना है कन्नड़ भाषा में, इसे भी याद रखेंगे। अगला लिख रहा है राष्ट्रकूट राजवंश अपने आप को किसके वंशज के रूप में दोस्तों उल्लेख करता है, किसका वंशज मानता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेगा, सत्यकी का वंशज मानता है अपने आप को, ठीक है, सत्यकी का वंशज, ठीक है, सत्यकी का वंशज मानता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये अपने आप को महाभारत काल के जो पांडव थे ना, ये पांडव का वंशज कहता है, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि पांडव के वंशज थे, ठीक है। कई बार तो ये भी कहा गया दोस्तों कि ये यदुवंशी कृष्ण के दोस्तों वंशज अपने आप को मानते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। कुछ लोगों ने कहा ये कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं, कृष्ण को वंशज मानते हैं, ठीक है। आपको क्या मानना है, हमको ये मानना है, हमको सत्यकी मानना है, हमको ये सब नहीं मानना है। ये तो अलग अलग इतिहासकारों ने बताया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसने क्या कहा, अब इतना डिटेल में जाना है तो फाउंडेशन बैच देखना पड़ेगा, बिना फाउंडेशन बैच के मजा नहीं आएगा दोस्तों, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टडी 91 की दोस्तों किताबें भी आ चुकी, मैं कह रहा हूं ना एक बार किताबों को परचेज करिए, कसम से किताबें दिल छू जाएंगी आपको।
अगर क्लास पढ़ के आपको मजा आ रहा है तो विश्वास मानिए किताबों में वो दिया गया जो एक्चुअली में आपको चाहिए। दोस्तों मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, चाहे हमारा पेड प्रोग्राम हो, चाहे हमारा यूट्यूब का फ्री प्रोग्राम हो, चाहे किताबें हो, सब एक से बढ़कर एक हैं। हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ है, तो मैं पढ़ा चुका हूं। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था दोस्तों, याद रखेगा, प्रतिहार शासक, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार लिख दो ना, खाली प्रतिहार लिखना सही नहीं। कौन कौन लड़ रहा था? गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे, बंगाल के पाल लड़ रहे थे, बंगाल के पाल लड़ रहे थे, और कौन लड़ रहा था? और लड़ रहे थे राष्ट्रकूट। ठीक है, और कौन लड़ रहे थे? राष्ट्रकूट। ये तीन लोगों के बीच में दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। राष्ट्रकूट, अच्छा इनका लोकेशन क्या था? तो इनको दक्कन का राष्ट्रकूट कहते थे। क्या कहते थे? जैसे इनको गुर्जर प्रतिहार कहते थे, इनको बंगाल का पाल कहते थे, इनको दक्कन राष्ट्रकूट कहते थे। ये तीन लोगों के बीच में दोस्तों याद रखेगा लड़ाई चली है, तीन लोगों के बीच में। ठीक है, अगला लिखा त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया? ठीक है, तो याद रखेगा शुरुआत किया था वत्सराज ने। किसने किया था? वत्सराज। ये वत्सराज था कौन दोस्तों? याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासक था, याद रखेगा। अच्छा दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत किसने किया था? अंत तो याद रखेगा वो भी गुर्जर प्रतिहार शासकों ने ही दोस्तों जीता था। ठीक है, यानी शुरुआत भी इन्होंने किया और अंत भी इन्होंने किया। कि लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर के दोस्तों लड़ाई शुरू हुई थी। लिख रहा किस राष्ट्रकूट शासक ने अरब आक्रमण को विफल बनाया? मैंने बताया दोस्तों पहला सफल अरब आक्रमण की बात करें, ठीक है, तो याद रखेगा 712 ईस्वी में दोस्तों पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत पर हमला किया था और राजा सिंध के साथ दोस्तों सिंध के राजा के साथ दोस्तों इसकी लड़ाई हुई थी। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर के साथ राजौर का युद्ध हुआ था, या फिर राजौर नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए उसे राजौर का युद्ध कहते हैं, या कई जगह पर उसे ब्राह्मणवाद का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास में उसे हम राजौर ब्राह्मणवाद के युद्ध के नाम से जानते थे, जो 712 ईस्वी में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरब आक्रमणकारी था उनके बीच में लड़ा गया था। फिलहाल सवाल यहां अलग है। सवाल कर रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने अरब आक्रमण को दोस्तों विफल बनाया था? तो शुरुआत में दोस्तों याद रखेगा जो दंती दुर्ग था, ठीक है, उसी ने विफल बनाया था। शुरुआत में जब दंती दुर्ग राजा बना था, दंती दुर्ग राजा कब बना था? 753 ईस्वी में, बताया था ना पीछे आपको। और मान्यखेत या मानिकरण को दोस्तों राजधानी बनाया था, तो उसको याद रखेगा। दोस्तों इस आक्रमण को विफल बनाने की वजह से ही इसे पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था। दंती दुर्ग को क्या कहते थे? याद रखेगा पृथ्वी वल्लभ कहा जाता था। क्या कहते थे? पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दिया गया था। ठीक है, पृथ्वी वल्लभ कहा जाता था। यह उपाधि दिया किसने था? ये उसने स्वयं नहीं धारण किया था। यह उपाधि उसे चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने दिया था, जबकि चालुक्यों के साथ तो लड़ाई चलती थी, उसके बावजूद भी दिया था। याद रखेगा चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने जो उसे यह उपाधि दिया था, पृथ्वी वल्लभ कहा था। क्यों? क्योंकि उसने अरब आक्रमण को विफल बनाने का काम किया था। ठीक है, हालांकि उसकी लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम से नहीं हुई है, लेकिन बाकी की चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़िए। लिख रहा गणित सार संग्रह की रचना। देखिए कई सारी रचनाएं हुई हैं, तो जरा उन रचनाओं को समझिएगा। गणित सार संग्रह दोस्तों इसकी रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा इसके रचनाकार हैं महावीराचार्य। ठीक है, बस ऐसे जनरल सवाल हैं दोस्तों, याद रखेगा महावीराचार्य, याद रखेगा इन्होंने किसकी रचना किया? गणित सार संग्रह की रचना किया। इसी तरह से अमोघ वृत्ति, याद रखेगा अमोघ वृत्ति मतलब ये अमोघ वर्ष से संबंधित है। और अमोघ वृत्ति की रचना किसने किया? ये अमोघ वर्ष के शासन काल में लिखा गया शाक्तायना ने दोस्तों इसकी रचना किया। किसने किया है? शाक्तायना नाम था दोस्तों, शाक्तायना इसकी रचना किया। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया? महावीराचार्य ने। लिख रहा किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में, जहां दोस्तों रामेश्वरम दक्षिण भारत है, रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किया था? तो याद रखेगा ये कृष्ण तृतीय के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण तृतीय के द्वारा दोस्तों यह स्थापित किया गया था। रामेश्वरम में क्या बनाया गया? एक विजय स्तंभ, और रामेश्वरम में देवालय का तात्पर्य मंदिर बनाया गया। किसके द्वारा? कृष्ण तृतीय के द्वारा दोस्तों यह मंदिर निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है एलोरा में कौन सी गुफा, कौन सी में एक डैश लगा दीजिएगा सब में। ठीक है, कौन सी गुफा बौद्धों से संबंधित है, कौन सी गुफा हिंदुओं से संबंधित है, और कौन सी गुफा जैनियों से संबंधित है? ठीक है, याद रखेंगे। देखिए पीछे हमने पढ़ा था पीछे एक कन्हेरी की गुफाओं के बारे में पढ़ा था। कन्हेरी में कुछ 109 गुफाएं हमें मिली हैं। ठीक है, और यहां पर दोस्तों लगभग 34 गुफाएं मिली हैं। अब आपसे पूछ रहा एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी
राष्ट्रकूटों ने कराया था। और उसमें से बौद्ध गुफाएं दोस्तों कितनी है, तो याद रखेगा एक नंबर, गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 12 तक, ठीक है, याद रखेगा गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक कहां है, 1 दर्जन गुफाएं बौद्धों से संबंधित हैं। उसके बाद 13 नंबर से लेकर 13 दूना 26 नहीं 29 करिएगा, ठीक है, 13 नंबर से लेकर 29 तक गुफाएं दोस्तों ये किससे संबंधित हैं, ये हिंदुओं से संबंधित हैं। उसी तरह से 30 से लेकर 34 तक ये किससे संबंधित दोस्तों, ये गुफाएं जैनियों से संबंधित हैं, ठीक है, ये गुफाएं जैनियों से संबंधित है, मतलब जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। तो सवाल कैसे देता से पूछेगा, बताइए 17 नंबर गुफा किससे संबंधित है, अरे तो पता होना चाहिए, 13 से 29 एक साथ हैं, ठीक है, 13 से 29 चाहे 15 नंबर पूछे, चाहे 17 नंबर पूछे, चाहे 21 नंबर पूछे। अब बच्चे हैरान परेशान, अरे सर क्या बताएं, बहुत कठिन, कैसे पता 34 गुफाओं में से कौन, अरे 3 ही लोग थे, 1 से 12 एक दर्जन एक साथ रख दो, और फिर 13 से 29 एक साथ कर दो, और 30 से 34 एक साथ कर दो, कुल गुफाओं की संख्या 34, वही 34 से बढ़ जाना यहाँ पर, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रहा है एलोरा अभिलेख एवं सामंतगढ़ लेख। दोस्तों सामंतगढ़ लेख क्या दोस्तों, अरे सामंतगढ़ में जो लेख मिला था वो ताम्र लेख था, यही था ना ताम्र लेख, इसी में तो दंती दुर्ग को बताया गया। तो एलोरा अभिलेख में दोस्तों किसके बारे में बताया गया, तो एलोरा अभिलेख में याद रखेगा दंती दुर्ग के गद्दी पर बैठने की बात की गई, और इसमें इसके शासन काल की बात की गई, ठीक है। तो याद रखेगा एक बताता दोस्तों कि राजा कौन बना, मतलब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कैसे हुआ। तो याद रखेगा यहां पर क्या दोनों मुद्दा दोस्तों दंती दुर्ग से ही संबंधित है, बस 2 अलग अलग चीजें बताई गई। एक में स्थापना बताया गया कि दंती दुर्ग ने किस प्रकार दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया, और दूसरे में क्या बताया गया, शासन काल बताया गया। जो ताम्रलेख था उसमें शासन काल के बारे में बताया गया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, बड़ौदा अभिलेख, जी हाँ दोस्तों, सर ये वाला अभिलेख तो हमने कभी सुना ही नहीं, हाँ नहीं सुना, सच में नहीं सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा ना ध्यान से। बड़ौदा अभिलेख याद रखिए किससे संबंधित है, यह भी राष्ट्रकूट शासक से संबंधित है। नाम क्या दोस्तों, नाम है कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है यह, कृष्ण प्रथम के बारे में दोस्तों बताता है। अच्छा आपको पता है एलोरा में दोस्तों एक कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, एलोरा में किस मंदिर का नाम, याद रखिएगा कैलाश मंदिर बनाया गया था। पूछता सवाल उस कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो क्या बताएंगे, कृष्ण प्रथम ने किया था। और कहां लिखा है इसके बारे में, तो बड़ौदा अभिलेख के माध्यम से दोस्तों ये पता चलता है कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था, याद रखेगा उस कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऐसे ही दोस्तों एक नौसारी अभिलेख है, लिख रहा है नौसारी अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो बताएगा दोस्तों इंद्र तृतीय के साथ है। किसका है दोस्तों, इंद्र तृतीय के साथ दोस्तों इसका संबंध है नौसारी अभिलेख का। अच्छा एक चीज और बताइएगा, मैंने पीछे इंद्र तिथि के बारे में आपको बताया था, बताया क्या था कि अरब यात्री था अल मसूदी, क्या नाम था, एक अरब यात्री था अल मसूदी, अल मसूदी, वो दोस्तों भारत की यात्रा पर आया था। किसके समय आया था, तो इंद्र तृतीय के समय दोस्तों भारत आया था। किसके समय में, इंद्र तृतीय के समय में अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है शांति पुराण के रचनाकार पोन्न, जी हाँ दोस्तों शांति पुराण के रचनाकार पोन्न ये किसके दरबार में रहते थे, ऐसे पूछ सकता आदि पुराण न, तो याद रखेगा आदि पुराण की रचना दोस्तों राष्ट्रकूट वंश में किसके यहां हुई, तो याद रखेगा जिन सूरी, ठीक है, जिन सूरी के यहां पर हुई। जिन सूरी दोस्तों गुरु थे, ये जैन आचार्य थे, ये जैन धर्म के आचार्य थे। उसके बाद भी दोस्तों आदि पुराण का संबंध इन्हीं से है, ठीक है। यहां पर दोस्तों शांति पुराण के रचनाकार का नाम क्या था, पोन्न नाम था। और ये पोन्न किसके यहां रहते थे, तो उसी याद रखेगा एक कृष्ण तृतीय के यहां रहते थे, जबकि अल मसूदी किसके समय में आया था, वो इंद्र तृतीय के समय में आया था, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा कृष्ण तिथि ने दोस्तों एक याद रखेगा एक तंजय कोंड नाम का उपाधि धारण किया था। किस नाम का, तंजय कोंड। क्यों धारण किया था, क्योंकि दोस्तों याद रखेगा कांची पर इसने विजय हासिल किया था, कांची पर विजय हासिल किया था, कांची को जीत लिया था जो चोलों के पास थी, ठीक है, कांचीपुरम, उसको भी जीत लिया था किसने, याद रखेगा कृष्ण तिथि ने, इसीलिए हासिल किया था। लिख रहा है तैलप द्वितीय, तैल नहीं होता दोस्तों, तैलप होता है, क्या होता है, याद रखेगा ये जो तैल लिखा है गलत है, तैलप है। तैलप द्वितीय ने किसे पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी, मैंने बताया था इसकी लड़ाई हुई थी कर्क द्वितीय के साथ, ठीक है। 972 ईस्वी में कर्क द्वितीय राजा बना था, 972 से लेकर 985 तक, ठीक है, 85 ईस्वी तक। तो दोस्तों 85 में इसका काम खत्म होता है। तैलप द्वितीय ने दोस्तों कर्क द्वितीय को हरा करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अंतिम राजा किसे कहा जाता है, तो अंतिम राजा कहा जाता है किसे, चतुर्थ को, इंद्र चतुर्थ को, ठीक है। अच्छा यहां पे थोड़ा सा टाइम चेंज कर लीजिएगा, ये 72 से गलत हो गया, यहाँ पे 75 होगा, ठीक है, क्योंकि
72 से 75 करिएगा और 82 पे तो आप काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कौन आ जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा यहाँ आ जाएगा इंद्र चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, इंद्र तृतीय के समय में अलमसूदी भारत आया और इंद्र चतुर्थ के समय क्या हो गया, पूरा का पूरा शासन ही समाप्त हो गया। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 975 से लेकर 982 में दोस्तों क्या हुआ, पूरी तरह से फिर क्या हो गया, समाप्त हो गया राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा सा मेरे लिए भी कठिनाई होती है इसको पढ़ाने में, क्योंकि होता क्या है कि फाउंडेशन तो आपका मजबूत है नहीं, आप राष्ट्रकूट वंश के बारे में अच्छी से नहीं स्टडी किए हैं, ठीक है। तो मुझे जब इसको समझाना पड़ता है तो बड़ा दिमाग में चीजें रखनी पड़ती है समझाने के लिए कि यार कहां से कौन सा पॉइंट कनेक्ट करना है, कुछ छूट ना जाए, एक ट्रेलर के तौर पे कुछ छूट न जाए, इसलिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लग जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। किताबें भी आ गए हैं, तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, किताबें बहुत अच्छी हैं, आप परचेज कीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। और ज्वाइन करिए दोस्तों, ये सारी की सारी क्लास कायदे से रखी गई हैं यूट्यूब पर भी और हमारी स्टडी 91 के ऐप पर भी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो चीज़ चाहिए वहाँ से आप सीक्वेंस में पढ़िए, यही निवेदन आपसे, क्योंकि जब आप आगे पीछे पढ़ेंगे चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। और मैं तो एक टॉपिक में आपको बोर कर नहीं रहा हूँ, एक टॉपिक पर एक ही वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। और हर समय एक नए वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। आज 34 दिन कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी दोस्तों हमारे और भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज हम लोगों ने 1000 सवाल पढ़कर समाप्त कर दिया और आगे की क्लास ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक बार चेक कर लीजिए कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इस क्लास से जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।